नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर। हमने जो कल क्लास लगाई थी, हमने जो बात की थी उसमें हमने बात कर ली थी कार्बन वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था उस पर हमने बात कर ली थी। हमने देखा था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी हम कुछ बात कर रहे थे। हमने उसमें कुछ देखी बातें बता दी थी, जैसे कि कार्बन का प्रतीक जैसे कि हमें पता ही है सी होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक है, ये जो आवर्त सारणी होती है उसमें 6 नंबर पर आता है, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक या संख्या 6 होती है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 2p2 होता है। एक बात और हमने देखी थी कि जो कार्बन परमाणु है इसकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय होती है, समचतुष्फलकीय होती है, अर्थात इसमें एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा रहता है। और जिसे हम इसकी वजह से वो जो उसकी संरचना होती है वो कैसी होती है, उसकी ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। एक बात और हमने की थी कि जो कार्बन का परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी जो होती है, साझेदारी का गुण पाया जाता है। दूसरे कार्बन परमाणु से अन्य किसी दूसरे परमाणु से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और सहज संयोजी बंध बनाने की इसमें क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद एक बात हमने की थी कि कार्बन जो परमाणु है उसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन क्या होता है, श्रृंखलन वह गुण होता है जिसकी वजह से कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का क्या कर सकता है, निर्माण कर लेता है, जिसे हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाएगा, इसी कार्बन में पाया जाता है। तो ये कुछ बातें हमने कर दी थी। अब एक बात और हम करते हैं कि जो कार्बन परमाणु है उसकी जो प्रवृत्ति हमने कल बताई थी, उसकी प्रवृत्ति बताई थी कि कार्बन परमाणु में जो प्रवृत्ति होती है सहज संयोजी प्रकार का होता है, अर्थात सहज संयोजी जो बंध है उस सहज संयोजी बंध बनाने की इसमें क्या पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। सहज संयोजी बंध का मतलब क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होती है, साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होती है, साझेदारी होती है। इसी वजह से इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सहज संयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। अब चूंकि कोई भी परमाणु होगा वो अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, या तो अष्टक पूर्ण करना चाहेगा या फिर हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का वो क्या करता है, प्रयास करता है, ताकि वो स्थायी हो जाए। अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या तो कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा या फिर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होगा, हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसका प्रयास करता है। अब कार्बन जो परमाणु है वो साझेदारी ही क्यों करता है, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण क्यों नहीं करता। वो इलेक्ट्रॉनों की त्याग भी सकता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी कर सकता है, परंतु वो ऐसा क्यों नहीं करता, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि कार्बन परमाणु बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो बंध अधिक बनाता है, वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग और ग्रहण भी तो कर सकता है, अष्टक तो उसका तब भी पूर्ण हो सकता है। हमने बातें की है, हमें पता है, हमने सोडियम के बारे में देखा, हमने क्लोरीन के बारे में भी देखा है कि वो इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का तो त्याग करते हैं या फिर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। परंतु जो हमारा ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों करता है, सहज संयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति इसमें क्यों पाई जाती है, वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण क्यों नहीं करता, इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखें जरा, सबसे पहले अगर वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, ग्रहण करे। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का मतलब क्या हो गया कि जो कार्बन परमाणु है इसका जो बाहरी कोश है 1s2 2s2 2p2, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को में से क्या करें, बाहरी कोश में 4 ही है और क्या करना है, इसको अपना
अष्टक पूर्ण करना है। क्या पूर्ण करना है? अष्टक पूर्ण करना है, अर्थात बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करे? ग्रहण करे। परंतु कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण क्यों नहीं करता? इसके पीछे का कारण क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका जो नाभिक का आकार है, वो नाभिक का आकार क्या है? छोटा है। इसके नाभिक का आकार क्या है? छोटा है। देखिए इसके नाभिक के आकार में कितना है कि 6 ही आकार। इसके नाभिक का आकार क्या है? नाभिक का आकार क्या है? छोटा है। नाभिक का आकार क्या है? छोटा है। इसलिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इसके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा, संभव नहीं होगा, क्योंकि इसका आकार छोटा है। ये 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को और ग्रहण करे, इसके लिए संभव नहीं होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करता है। नंबर 1 बात। तो फिर जी त्याग कर सकता है? त्याग तो कर सकता है, क्योंकि बाहरी कोष है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो इसका बाहरी कोष क्या बन जाएगा? इसके अंतिम कोष 1s2 बन जाएगा, अर्थात हीलियम जैसा ये क्या प्राप्त कर लेगा? विन्यास प्राप्त कर लेगा। परंतु ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी नहीं करता। त्याग क्यों नहीं करता? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को जब त्याग करने की बारी आएगी तो चूंकि इसका जो नाभिक है, वो नाभिक इसके बाहरी जो कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उस पर एक बल लगाता है। ठीक है, वो बल लगाएगा तो उस बल का मान अधिक होता है। तो इस इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए उसे अधिक ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। इसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब जाकर वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएंगे? निकल पाएंगे, तब वो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाएगा। इसलिए क्या करता है कार्बन परमाणु? ना तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ना इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। और इसी साझेदारी के कारण इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की क्या पाई जाती है? प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बात समझ गए? क्यों ऐसा करता है कार्बन परमाणु? क्यों उसमें बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है? क्यों वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग और ग्रहण नहीं करता? त्याग का कारण मैंने बताया, क्योंकि 6 इसका जो परमाणु क्रमांक है, इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 इसके बाहर चारों और 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि नाभिक के पास है, ये नाभिक के पास ही है, इसलिए नाभिक का जो आकर्षण बल लगता है वो अधिक लगता है। इसलिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकालना उसके लिए क्या होगा? संभव नहीं होगा। बहुत अधिक ऊर्जा की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता। ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कार्बन का जो परमाणु है उसका नाभिक का आकार छोटा होता है, 6 प्रोटॉन ही होते हैं इसमें। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना भी पॉसिबल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी करेगा ये कार्बन परमाणु, और इसी वजह से इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये बातें थी कि कौन कौन से गुण हमने कल देखे थे कि सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, इसलिए इसके यौगिकों की संख्या भी बहुत है। कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, जिसको हम बात आगे करेंगे। इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण क्या होता है कि कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को, इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। सहसंयोजी बंध की प्रवृत्ति बता दी। इसका जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय होती है। बंध आकार, इसके बंध कोण की कल हमने बात की थी। बंध कोण जो होता है कार्बन परमाणुओं के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, और जो दूरी है वो दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम या आर्मस्ट्रॉन्ग उसको हम बोलते हैं, वो पाई जाती है। एक चीज और देखें जरा कि इसकी बंध दूरी हमने कल बताई थी कि बंध जो दूरी होती है कार्बन परमाणु के बीच 1.54
एंगस्ट्रॉम या आर्मस्ट्रॉन्ग जिसको हम बोलते हैं पाई जाती है। इसको हम ये भी तो कर सकते हैं, अगर हम ये चाहें तो यहां से पॉइंट हटा दें तो बट्टे में क्या आ जाएगा 2, और एक एंगस्ट्रॉम में हमने बताया था, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर कितनी होती है, -10 होती है, तो गुणा में -10। ये हो गया, ये 2 जीरो और ऊपर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा 154 गुणा में 10 की पावर -10, और ये भी ऊपर चली जाएगी, ये प्लस की है, ऊपर जाकर ये भी माइनस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 154 गुणा 10 की पावर -12, और 10 की पावर -12 को हम एक पिकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक पिकोमीटर, एक पीएम बोलते हैं। तो इसकी बंद दूरी हम कितनी भी बता सकते हैं, या तो 1 यहां बता देता हूं 1.54 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 154 पीएम, पिकोमीटर, क्या भी लिख सकते हैं इसको, पिकोमीटर भी इसको लिख सकते हैं। एक पिकोमीटर में 10 की पावर कितनी होती है, -12 होती है, तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो, बातें समझ रहे हो, बातें आ जाएंगी समझ में। चलिए अब हम एक बात और कर लेते हैं कि ये सहसंयोजी बंध होता क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, और ये सहसंयोजी बंध कितने प्रकार का होता है उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखें जरा, सबसे पहले हम लिखते हैं सहसंयोजी बंध क्या होता है, किसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। यहां तक बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चैप्टर है ये, और वेटेज भी इसका अच्छा खासा है। वार्षिक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे पूछता है, और थोड़ा सा अलग है ये चैप्टर अब तक, क्योंकि बाकी सभी चैप्टर को हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़कर आए हैं, उसको देखा है हमने, पर ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है, इसको हमने पीछे भी नहीं पढ़कर आए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। बाकी हम बात देख लेंगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। हम बात करते हैं सहसंयोजी बंध की, कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, क्या होता है सहसंयोजी बंध। देखिए जरा, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होता है कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो एक बंध बनता है, जो एक बॉन्ड बनता है, वो बंध हमारा क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। सुनना ध्यान से कि जब दो परमाणु, या हम कहें कि परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जिस बंध का निर्माण होता है, वो बंध हमारा क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। इसको मैं थोड़ा सा आप कहीं तो लिख देता हूं कि जब दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी, जब दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के मध्य साझेदारी होती है, तो साझेदारी से बनने वाला बंध, साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है। तथा ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, सिंपल सी बात है, सहसंयोजी बंध जिनमें पाया जाए उनको क्या कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। बात समझ रहे हो। जैसे आयनिक बंध पाया जाए, जैसे NaCl, बात तीसरा जो चैप्टर आएगा उसमें बात करेंगे हम आयनिक यौगिकों की भी। आयनिक यौगिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो आयन बनते हैं, और उन आयनों के मध्य जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं, और ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। जैसे कि NaCl आपका आयनिक यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आपका कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, क्योंकि
मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उसको क्लोरीन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और क्या बन जाता है, MgCl2 बन जाता है। तो ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। क्योंकि सहसंयोजी बंध पहल क्या होगा उनमें, इसलिए ऐसे जो यौगिक होंगे वो क्या कहलाएंगे, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। एक बात का और ध्यान रखें, सहसंयोजी यौगिक की क्या विशेषता हो सकती है कि एक तो चूंकि ये जो बंध होते हैं, ये बंध आयनिक यौगिक की तुलना में दुर्बल होते हैं। आयनिक यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, इतना इनके मध्य आकर्षण नहीं पाया जाता है। अतः इनके गलनांक व क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में, या हम लिख देते हैं अपेक्षाकृत कम होते हैं। दूसरी बात, चूंकि ये बल कमजोर हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो ये है हमारा कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध। 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगी, साझेदारी होगी। कार्बन परमाणु भी इसी प्रकार क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है। उसमें भी इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होती है, साझेदारी होती है, और ऐसे यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ये बंध आयनिक बंध की तुलना में दुर्बल होते हैं, तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होंगे, आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होंगे। और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत का ये चालन सुगमता से नहीं करते हैं। ये है सहसंयोजी बंध। और सहसंयोजी बंध में जिनमें पाए जाने वाला है सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं वो। अब ये जो सहसंयोजी बंध है ये कितने प्रकार का होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और उसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। सुनना वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है ये कि क्या होती हैं सहसंयोजक यौगिक, कितने प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। देखें जरा कि ये जो हमारा सहसंयोजी बंध है, ये सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखो जरा कि सहसंयोजी जो बंध हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सहसंयोजी बंध सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो सुनना ध्यान से। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से होंगे कि एक तो होगा एकल सहसंयोजी, एक द्विसहसंयोजी, और एक होता है आपका त्रिसहसंयोजी बंध। एकल, द्वि और त्रिबंध। एकल बंध क्या होगा, द्विबंध क्या होगा और त्रिबंध क्या होगा, सुनना जरा। एकल जो बंध होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, दोनों परमाणु, कोई भी परमाणु क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, साझेदारी करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों की, एक एक इलेक्ट्रॉनों की। जब 2 परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है, 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, एक एक इलेक्ट्रॉन की यदि साझेदारी है, तो जो बंध होगा वो कौन से प्रकार का होगा, एकल सहसंयोजी प्रकार का होगा। कौन से प्रकार का, एकल सहसंयोजी प्रकार का होगा। यदि 2 जो परमाणु हैं, उन 2 परमाणुओं के मध्य यदि द्विबंध या 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, तो उसके मध्य जो बंध बनेगा उसको हम द्विसहसंयोजी, डबल बॉन्ड उसको हम कहते हैं, द्विसहसंयोजी बंध उसको हम कहते हैं। और यदि 2 परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए,
3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए तो बनने वाला जो बंध होगा वो बनने वाला बंध त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। तो कितने प्रकार के होंगे सहसंयोजी? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी। एकल में क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 2 परमाणु हैं, उन दोनों परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी होगी। द्वि में क्या होगा? द्विसहसंयोजी में कार्बन परमाणु या कोई भी परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो द्विसहसंयोजी कहलाता है। और यदि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो वो क्या कहलाता है? त्रिसहसंयोजी कहलाता है। एक उदाहरण देते हैं हम सबसे पहले एकल सहसंयोजी का। कौन सा है? एकल सहसंयोजी बंध। सुनना, देखें। एकल सहसंयोजी बंध में जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम बनाते हैं हाइड्रोजन अणु को। किसको बनाते हैं? हाइड्रोजन अणु को बनाते हैं। एक इसका एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन अणु को। हाइड्रोजन अणु अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा प्राप्त करना चाहेगा? हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा कि उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में होते कितने इलेक्ट्रॉन? 1 नंबर पर आता है तो 1s1। इसी प्रकार कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2 हैं। एक हाइड्रोजन 1s1 और दूसरा भी 1s1। ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास परमाणु है। हमें इन दोनों के बीच अब क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु अपना अष्टक या हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। देखें जरा क्या बनेगा इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से। ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके पास एक है। इसी प्रकार एक हमने और लिया, ये लीजिए, ये दूसरा कोई हाइड्रोजन परमाणु है। इन दोनों के बीच क्या होगी? ये इसको मैं चलो यहां लिख देता हूं। ये एक हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच क्रिया होगी। क्या होगा? इस हाइड्रोजन का ये परमाणु इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? आपस में साझेदारी। हाइड्रोजन के परमाणु ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली? साझेदारी। और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो चुकी है? इनके बीच साझेदारी हो गई और ये H2 अणु का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ये H2 अणु का क्या हो गया? निर्माण हो चुका है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? दोनों के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाने की वजह से इसके मध्य जो बंध बनेगा, कुछ अगर हम बंध की दिखाएं तो ये ऐसे बनेगा। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? साझेदारी। इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध होगा वो कौन सा होगा? एकल बंध होगा। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जो परमाणु है वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर लेते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलते हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखाइए। तो इस प्रकार से आपको बनानी है कि ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर लेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो चुकी है? साझेदारी हो चुकी है। तो अगर इसके बारे में हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु कैसे बना? हाइड्रोजन परमाणु के पास बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, इसे हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इसको आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है
कि एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। दोबारा सुने कि हाइड्रोजन जो परमाणु है, उस हाइड्रोजन के परमाणु के पास बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तथा इसे अपना जो स्थायित्व पूर्ण करने के लिए, बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए या हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए ये हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके किसका निर्माण कर लेता है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर लेता है। चूंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए इनके मध्य बनने वाला जो बंध होगा वो एकल सहसंयोजी बंध होता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई इसलिए सहसंयोजी एक की हुई है, इसलिए एकल सहसंयोजी बंध। बात समझ जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत यहां नहीं होगी। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके बाहरी कोश में भी दो हैं, इस वाले के भी बाहरी कोश में दो, क्योंकि साझेदारी हो रही, तो इसके भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन काम आएंगे और इस वाले हाइड्रोजन के भी ये दोनों काम आएंगे और इस प्रकार से हाइड्रोजन अणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये था एकल सहसंयोजी बंध। अब बात करते हैं द्विसहसंयोजी बंध की। कौन सी की? द्विसहसंयोजी बंध की हम बात करते हैं कि द्विसहसंयोजी बंध क्या होता है। ये तो हमें पता चल गया कि द्विसहसंयोजी बंध में जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वो कितने की होती है। द्विसहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी होती है, 2 होती है। द्विसहसंयोजी में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का अणु क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं। ये एक ऑक्सीजन का अणु है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का 1s2 2s2 2p4 कितना है, 2p4। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अस्त्रक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अपना अस्त्रक पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, दूसरा जो ऑक्सीजन परमाणु है 1s2 2s2 2p4, इसको भी 2 की आवश्यकता है और इसको भी 2 की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं, देखें जरा कैसे बनता है इसका इलेक्ट्रॉनिक। ये ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है। इसी प्रकार दूसरा भी होगा, इसी प्रकार दूसरा भी होगा। यहां लिख देते हैं एक ये है। अब क्या होगा सुने, ये वाला ऑक्सीजन परमाणु या दोनों ऑक्सीजन परमाणु इस 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, साझेदारी कर लेंगे, 2 इसके और 2 इसके। और साझेदारी से जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, 2 इसके हैं 2 इसके हैं और 2 2 4। चलो मैं इसको एक बार दोबारा थोड़ा सा एक बार ऐसे बना देता हूं, रुकिए एक बार, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम बना देते हैं। एक बार रुकना, ये ऑक्सीजन परमाणु 2 2 4 और 2 6 है बाहरी कोश में, ये वाला बना दिया। अब इसके पास एक दूसरा बना देते हैं, एक ये बना दीजिए, 2 2 4 और 2 6। अब क्या होगा कि अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, साझेदारी हो गई। इन 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, साझेदारी। तो अब देखिए जरा, 2 की जैसी साझेदारी होगी तो 2 2 4 और 2 6 और 2 इस वाले, तो इसके कितने हो गए, ऑक्सीजन के 8 हो गए हैं। और इसके भी कितने हो जाएंगे, 2 2 4
दो 6 और 2 8, इसके भी 8 हो गए। तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु के कितने हो गए? 8 हो गए, अर्थात अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। इसलिए ये किसका निर्माण हो जाएगा? ऑक्सीजन अणु का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य जो बंध बनेगा वो द्विबंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? द्विबंध बनता है। तो ये आपका कौन से प्रकार का बंध होगा? द्विसहसंयोजी बंध होता है। जब किन्हीं परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो ऐसा बंध क्या कहलाता है? द्विबंध कहलाता है, या द्विसहसंयोजी बंध कहलाता है। ये था हमारा द्विबंध के आधार पर, यह द्विसहसंयोजी बंध, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ये भी बात सेम इसी में लिखेंगे कि ऑक्सीजन अणु में कैसे लिखें। तो जो हमारा ऑक्सीजन जो परमाणु होता है उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर अपना अष्टक पूर्ण करता है और ऑक्सीजन अणु का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। चूंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए इनके मध्य द्विबंध पाया जाता है। इनके मध्य जो सहसंयोजी बंध होगा वो कौन से प्रकार का होगा? द्विबंध सह प्रकार का होगा। तो ये तो हमारा द्विबंध सहसंयोजी बंध। एक और हमने बात की थी त्रिबंध वाली। त्रिबंध का एक और उदाहरण हम बता देता हूं, देखें जरा। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। त्रिसहसंयोजी बंध। कौन सा बंध है? त्रिसहसंयोजी। सिंपल सी बात है, त्रिसहसंयोजी है तो परमाणुओं के मध्य बॉन्ड कौन सा होगा? 3 होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कौन सी होगी? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। इस पर आधारित एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम बनाते हैं नाइट्रोजन का अणु। किसका अणु बनाते हैं? नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं। इसके बारे में अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे कि नाइट्रोजन का जो परमाणु होता है, इस नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p3। 7 पर आता है नाइट्रोजन, तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है कि दूसरा जो नाइट्रोजन परमाणु है उस दूसरे नाइट्रोजन परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेता है? साझेदारी कर लेता है और नाइट्रोजन के अणु का निर्माण होता है। इसकी भी थोड़ी सी बात कर लें। इसको भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कैसे बनता है। ये नाइट्रोजन है, 2 1 2 और 3, कुल 5 होते हैं बाहरी कोश में। हमने 5 लिख दिए। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो? अरे मेरे लाल अंश आ रहा है ना समझ में? अंश समझ रहा है? इसी प्रकार एक और हमने लिया दूसरा नाइट्रोजन परमाणु। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु हमने लिया 2 1 2 और 3, कुल इसमें भी 5 हैं। दोनों के पास कितने कितने हैं? 5 5 है। हम इसको नीचे लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई बात नहीं। ये नाइट्रोजन के परमाणु हो गए। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी होगी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और ये आपका मान लो इस प्रकार से बन जाएगा। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन 1 2 3 और 2 5 इसके हो गए, और एक ये दूसरा जो नाइट्रोजन है ये आ जाएगा हमारे पास। ये दूसरा नाइट्रोजन आ गया, इसके पास भी 5 हैं, 1 2 और 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? यहां से साझेदारी। ये जो साझेदारी हुई है कितने इलेक्ट्रॉनों की हुई है? 3 तो जैसे ही 3 की साझेदारी होगी तो ये 3 एक बार इस वाले नाइट्रोजन के लिए और एक बार इस वाले। तो जब इस वाले नाइट्रोजन के लिए आएगा तो 6 और 2 8, इस नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन के लिए 6 ये हो गए और 2 ये हो गए, इस नाइट्रोजन के भी 8। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई 3 इलेक्ट्रॉनों की, और 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से नाइट्रोजन का अणु क्या हो गया? बन गया। नाइट्रोजन के अणु का क्या हो गया? निर्माण हो गया। नाइट्रोजन के अणु का निर्माण हो चुका है, और क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। और ऐसे सहसंयोजी यौगिक को, ऐसे सहसंयोजी
बंध को हम त्रिसहस्योजी बंध कहते हैं। तो ये था आपका सहस्योजी जो बंध है उसके प्रकार की, कितने प्रकार के सहस्योजी बंध पाए जाते हैं, कितने प्रकार के सहस्योजी बंध पाए जाते हैं। बात समझ रहे हो, बातें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द इस चैप्टर को संपन्न करने की, पर चूंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा समझने में भी आपको समस्या आ सकती है, इसलिए हम प्रयास तो यही कि जल्दी से जल्दी ही खत्म करें, लेकिन फिर भी जितना टाइम लगेगा हम बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं करेंगे कि केवल खाना पूर्ति कर दी और ये चैप्टर खत्म कर दिया। पूर्ण रूप से ढंग से हम इस चीजों को समझेंगे। तो ये आपका यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी कि ये इसमें त्रिबंध क्यों पाया जाता है, किसी में सिंगल बंध क्यों होता है, सिंगल बॉन्ड क्यों होता है, डबल क्यों होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्यों होता है, कैसे आते हैं सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। बात समझ गए? तो ये थे हमारे सहसंयोजी बंध के प्रकार। अब दो प्रकार थोड़े अलग, उन दोनों में से हो सकता है एक के पेपर में आने की संभावना अक्सर रहती है, मैं दोनों ही आपको करवा देता हूं कैसे कैसे होते हैं। आप भी बना सकते हो क्या? आप बनाओ जरा, एक बनाकर देखें, बनाकर देखो, देखे जरा, देखो बनाकर देख बेटा, बनाकर देख देखो। पंकज बना रहा है क्या? Cl2 का, Cl2 का बना सकते हो क्या कि Cl2 में कौन सा तो बंध पाया जाएगा और कैसे वो बनेगा, बताओ जरा। Cl2 का बना सकते हो क्या? चलो मैं बना देता हूं। Cl2 से पहले जो महत्वपूर्ण है ये आप खुद बनाना। चलो Cl2 का मैं आपको मेथेन का बनाता हूं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक मेथेन का बनाकर देखते हैं। CH4 किसका है? ये मेथेन है। क्या है ये? मेथेन का। पेपर में यहां से क्या प्रश्न पूछेगा वो सुने। पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो ये पूछा जा सकता है कि CNG का घटक क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। किसका घटक पूछा जाएगा? CNG का। तो CNG का आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि CNG का घटक क्या होता है? तो मेथेन CNG का क्या होता है? घटक होता है। उसके बाद हमें इसकी क्या बनानी है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। क्या बनानी है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो देखें जरा, सबसे पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि यह CNG का क्या होता है? घटक होता है। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक मेथेन होता है। CH4 उसका सूत्र होता है। कैसे बनाते हैं इसको अब देखें जरा। कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन का जो बाहरी कोष होता है, उस कार्बन के बाहरी कोष में जो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसका पूर्ण करने के लिए इसको 4 क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसलिए 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और क्या हो जाएगा? मेथेन के अणु का निर्माण हो जाता है। कैसे देखें जरा। ये आपका कार्बन है। कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में 1 है। इसी प्रकार इसके बाहरी कोष में 1 है। इसके पास भी बाहरी कोष में 1 है और इसके पास भी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हाइड्रोजन, सभी के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन, इनको भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या होगा कि ये जो कार्बन का परमाणु है, इन हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से क्या करेगा? 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इसके साथ ये जुड़ जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा और चारों हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे? साझेदारी कर लेंगे और मेथेन के अणु का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। कैसे हो जाता है वो देखें जरा।
ये कार्बन हो गया। इस कार्बन के पास 1 2 3 और 4 यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन यहां आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और ये इसके साथ, मान लो मैंने इसके साथ दिखा दिया, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, मान लो एक, ये चलो मैं इस क्रॉस से दिखा देता हूं, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। अब देखें, इस हाइड्रोजन के दोनों कंप्लीट हो गए, दो ही करना चाहता था, दोनों कंप्लीट हो गए, ये कंप्लीट हो गए। अब ठीक इसी प्रकार कार्बन के पास कितने हो गए, 2 3 4 और 1 5, ये हाइड्रोजन कंप्लीट, इसको अब आवश्यकता नहीं है। एक और हाइड्रोजन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन की इसके साथ क्या हो जाएगी, साझेदारी। एक इलेक्ट्रॉन की इसके साथ साझेदारी हो गई, दोनों हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। कार्बन के पास कितने हो गए, कार्बन के पास हो गए हैं अब 6। एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम जैसा हो गया, तो ये भी स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। अब कार्बन की संयोजकता, कार्बन के बाहरी कोष में देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7, एक जो अभी और हमारे पास पड़ा है, ये एक चौथा हाइड्रोजन और आएगा और वो यहां इस प्रकार से इसके साथ जुड़ जाएगा और इस प्रकार से मेथेन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की और 4 हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और मेथेन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कार्बन है 1 2 3 और 4, प्रत्येक के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये v की घात 8 इंपॉर्टेंट है, ये v की घात 8 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बनेगा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, या सीएनजी के मुख्य घटक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तब आपको ये बात बतानी है, तब ये आपको जाकर बात बनानी है, बातें आपको तो समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफी, थक चुके हैं आप भी, इतनी लंबी क्लास लेने की आप कक्षा में भी आदि नहीं रहे हैं। मैं जानता हूं कि इतनी लंबी कक्षा आप लेते नहीं, आप तो चिल्लाने लगते हो 30 मिनट में ही, बहुत हो गया सर, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हम आज के लिए इतना ही काफी रख देते हैं। कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, अपर रूप और अपर रूपता, कार्बन के अपर रूप पर हम बात करेंगे। और कार्बन के अपर रूप के बाद ये मानकर चलना कि एक मुख्य जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा, बेसिक वाला जो पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा और फिर हम हाइड्रोकार्बन पर लेकर चलेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, वो सारी बातें हम करेंगे बहुत जल्दी। तो धीरे धीरे हम चैप्टर को कर लेंगे कंप्लीट, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। तो ये यहाँ तक आप पढ़ लेना, आपके जो भी नोट्स बनाए हुए हैं वहां तक पढ़ लेना, या यहाँ से भी अगर कोई चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने सुंदर भाषा में आपको 2 बार परिभाषा तो बताई दी, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। बनाना चाहे तो यहाँ से भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, लाइक करते रहें और कमेंट भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत से बच्चे वीडियो तो देख रहे हैं, मुझे पता है, गुप्त सूत्रों से पता चल चुका है मुझे कि देख रहे हो आप, पर कमेंट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है कमेंट करना तो ठीक बात, परंतु चैनल को शेयर जरूर करते रहें ताकि अपने सभी सहपाठियों को इसका लाभ मिल सके, सारे बच्चों को इस तक पहुंचे ये वीडियो, तो तभी हमारा ये वीडियो बनाने का भी जो उद्देश्य है वो सार्थक हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।